हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। कल तक हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखा रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है। आज हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन कैसे होता है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन ब्रेन। The brain is the main coordinating center in the human body. It is protected by cranium. देखो, हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो सेंट्रल पार्ट है हमारी बॉडी का, मतलब कोऑर्डिनेशन का सेंट्रल पार्ट है। आपको पता है कोऑर्डिनेशन हमने पहले पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है। ठीक है, और हमारे जो भी बॉडी पार्ट है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन ब्रेन का प्रोटेक्शन कौन करता है? क्रैनियम। क्रैनियम का मतलब क्या है? हमारी स्कल, जिसे हम मराठी में कवटी कहते हैं, वो ब्रेन का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड meninges filled with a fluid called cerebrospinal fluid which protects the brain from shocks. तो देखिए हमारे ब्रेन में हमारा ब्रेन 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, और उस ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? हमारी ब्रेन को शॉक से बचाता है। ठीक है, द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। दे आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट्स है। फोर ब्रेन मतलब सामने वाला, मिड ब्रेन मतलब मिडल वाला, और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला। ठीक है, ये 3 पार्ट्स है। तो पहला देखते हैं फोर ब्रेन क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स। देखिए फोर ब्रेन में कौन से पार्ट होते हैं? एक सेरेब्रम होता है और दूसरा होता है ओल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस। अब ये जो फोर ब्रेन होता है ये हमारा थिंकिंग पार्ट है। मतलब हम जो भी थिंक करते हैं, तो मतलब जो भी सोचते हो वो कहाँ से आती है एक्शंस? वो आती है सेरेब्रम से, मतलब फोर ब्रेन से आती है। ठीक है, और वो जो भी वॉलंटरी एक्शंस है, जैसे कि हमने रिफ्लेक्स एक्शन देखा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एक वॉलंटरी एक्शन है। वो भी कहाँ से आती है? फोर ब्रेन से आती है। इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, इटीसी। अब देखिए फोर ब्रेन का काम क्या है। वो हमें हर तरह की सेंस देता है, जैसे कि टच है, स्मेल है, हियर है, टेस्ट है, साइट है मतलब देखना है। ये सभी फोर ब्रेन से होती है। और दूसरा है मेंटल एक्टिविटीज, जैसे कि थिंकिंग मतलब सोचना, लर्निंग मतलब सीखना, मेमोरी मतलब याद रखना, इमोशंस मतलब हमें जो भी इमोशंस आते हैं, रोना है, हंसना है, वो सभी कहाँ से आते हैं? फोर ब्रेन से। ठीक है, फोर ब्रेन समझ में आया? फोर ब्रेन में कौन सी एक्शंस होती है, कौन से इस पे उसका कंट्रोल होता है? ऑल सेंस एंड मेंटल एक्टिविटी, जैसे कि थिंकिंग है, लर्निंग है, मेमोरी है, इमोशंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक, आईज, ईटीसी। ठीक है, अब मिड ब्रेन क्या करता है? इनवॉल्युंटरी एक्शंस, जैसे कि ऐसे अचानक से होने वाली एक्शंस होती है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे हेड, नेक और आईज पे कंट्रोल करता है। ठीक है, तीसरा है हाइंड ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला। देखिए हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स है। पहला है सेरेबेलम, दूसरा पोन्स एंड तीसरा है मेडुला। ठीक है, अब ये सेरेबेलम क्या करता है? कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर। देखिए अब सेरेबेलम का काम क्या है? हमारी जो भी बॉडी मूवमेंट्स होती है, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, तो उस मूवमेंट पे कंट्रोल करने का काम है सेरेबेलम का। ठीक है, दूसरा क्या करता है? वो
बैलेंस एंड पोस्चर। अब हमारी बॉडी का जो भी पोस्चर होता है, हमारी बॉडी का पोस्चर होता है, उस पे भी कंट्रोल करता है ये सेरेबेलम। ठीक है। दूसरा है पोन्स। पोन्स कंट्रोल्स रेस्पिरेशन। ठीक है, पोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमारी रेस्पिरेशन पे कंट्रोल करता है। ठीक है। तीसरा मेडुला। मेडुला क्या करता है? कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलोविंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, ईटीसी। देखिए मेडुला का काम क्या है? हमारे हार्ट बीट पे कंट्रोल करता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। फिर है स्वेलोविंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग। स्नीजिंग मतलब छींकाना, कफिंग मतलब खांसना, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना। इन सब पे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? ह्यूमन ब्रेन में कौन से पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है, और उसका वो किस पे कंट्रोल करते हैं? हमारी बॉडी में जो भी एक्शंस होती है, जो भी कुछ काम होता है, उस पे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम दी है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये है सेरेब्रम, ये है क्रैनियम। क्रैनियम को स्कल कहा जाता है। ये क्या करती है? हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब ये जो पार्ट दिख रहा है सेरेब्रम, सेरेब्रम, तो ये जो है वो है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, ये है हमारा मिड ब्रेन। डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये पोन्स है। पोन्स किस पे कंट्रोल करता है? हमारी रेस्पिरेशन पे। यहाँ पे है मेडुला। मेडुला आपने अभी अभी देखा, मेडुला किस पे कंट्रोल करता है? वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया है सेरेबेलम। आपको पता है सेरेबेलम को कौन अटैच होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये पोन्स, मेडुला। पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम बन के क्या बनते हैं? हाइंड ब्रेन। ये है फोर ब्रेन जिसमें सेरेब्रम आता है, और ये है मिड ब्रेन। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है और उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, और वो बॉडी की कौन सी पार्ट्स पे और एक्शन पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज यही रुकते हैं। थैंक यू। Hey, hi everyone. So today we'll start with the same chapter which we were continuing, that is light and its defect. That is, today we are going to see presbyopia. What is presbyopia? इसके पहले हम देखेंगे कि हमने मायोपिया देखा था, hypermetropia देखा है. So similarly we are going to see today presbyopia. In hypermetropia, a person can see ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे. दूर का आदमी देख सकता है. मायोपिया में क्या है कि पास का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता. अब ये जो प्रेस बायोपिया है, इस प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है? प्रेस बायोपिया के अंदर आपको पास का दिखाई नहीं देता ठीक से. कब दिखाई नहीं देता? कि व्हेन यू आर अ ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन, राइट? मतलब जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उसके साथ ही आपकी आंखों की जो देखने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. एंड दैट कॉजेस presbyopia. नाउ व्हाट presbyopia is, that actually we are going to see now. So presbyopia क्या होता है कि the power of accommodation of eye usually decreases with aging.
और इसके कारण क्या होता है, पीपल ठीक से देख ही नहीं पाते। मतलब आपने देखा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं जनरली हमारे घर पे, जो लेट्स से 50+ है, 50 50 साल 60 साल के ऊपर के हैं, तो वो ठीक से देख नहीं पाते। उनके लिए क्या स्पेक्स यूज करने पड़ते हैं उनको, चश्मा यूज करते हैं, राइट, या फिर कभी कभी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, राइट। ये क्यों होता है कि हमने इसके पहले देखा कि आई के अंदर, हमारा जो ह्यूमन आई है उसके अंदर लेंस होती है। लेंस को कौन पकड़ के रखता है? सिलरी मसल्स। तो ये जो सिलरी मसल्स है, हाँ यहाँ पे ये जो सिलरी मसल्स है जो इस लेंस को पकड़ के रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस लेंस को एडजस्ट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट पास में आता है तो उसको उसकी थिकनेस एडजस्ट करेंगे, जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है उस टाइम पे भी उसकी क्या करेंगे, थिकनेस एडजस्ट करेंगे। लेकिन अब ये बुढ़ापे के अंदर ये जो हमारी सिलरी मसल्स है, तो सिलरी मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया। और किसके कारण होता है ये? सिलरी वीकनिंग, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, राइट। And secondly, this is again because of the diminishing flexibility of the eye lens. ये क्या है? डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये आई जो लेंस है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल नहीं का मतलब क्या हो रहा है कि आप उसको खींचना चाहते हो, आप उसको लॉन्ग बनाना चाहते हो, लेकिन वो बड़ा नहीं हो रहा है, राइट। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, या फिर आप उसको छोटा करने चाहते हो, मसल्स, सिलरी मसल व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कारण, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल्स के कारण क्या हो जाएगा, जो लेंस का जो वी कैन से अपर्चर है वो बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन जब वो रिलैक्स हो जाएंगी तो रिलैक्स होने के बाद उसका अपर्चर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये चीजें जब नहीं हो पा रही है तो उसके कारण क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है। सो दीज आर द टू रीजंस here we are mentioning, that is first the gradual weakening of ciliary muscles, and second that is the diminishing flexibility of the eye lens, right। अभी कभी कभी बुढ़ापे के अंदर जो बूढ़ा आदमी है उसको दूर का भी ठीक से दिखाई नहीं देता, पास का भी ठीक से दिखाई नहीं देता, राइट। तो उस केस में हम क्या, आप सोचोगे कि उस केस में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो उस केस में हम यूज करते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा लेंस जो कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है। मतलब एक ऐसी लेंस बनाएंगे जिसका अपर पार्ट जो होगा, ऊपर का पार्ट, so upper part will be concave and the lower part will be a convex, जिसके कारण वो आदमी क्या करेगा, दूर का भी देख सकेगा और पास का भी देख सकेगा, right। And that's how we can cure this disease, sorry। next is, now यहाँ पे देखेंगे हम ये कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। सो दिस इज द लेंस। और लेंस के कारण इमेज जो यहाँ पे बननी चाहिए वो नॉर्मल आई में यहाँ पे बनेगी, लेकिन प्रेसबायोपिया के अंदर यहाँ पे ये वीक होने के कारण, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स के कारण, या फिर वी कैन से कि लूजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी और डिमिनिशिंग, कम हो जाना किसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी। उसके कारण जो इमेज जो बन रही है वो थोड़ी सी सामने बन रही है रेटिना की, जिसके कारण क्या होता है, images are formed behind the retina causing a blurry close up vision। रेटिना के पीछे बन रही है और कैसी बन रही है, ब्लरी बन रही है, राइट। नेक्स्ट, so that was all about the presbyopia and why, how it arises and what are the reasons, वो हमने डिस्कस कर लिए है। now next is refraction। so refraction हमने डिस्कस कर लिया था। yes, can someone tell me what is refraction? refraction क्या होता है? it is the passing of light from one medium to other medium which causes the change in path of the light, so that is called as refraction of light। for example, जब आप एक लेमन को ग्लास के अंदर डालेंगे जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑब्जर्विंग अ लेमन inside which is inside the water, तो वो जो लेमन दिखेगा आपको वो कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है। उसकी साइज से क्या दिखता है, बड़ा। क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि
जब लाइट लेमन से बाहर निकलेगी तो रेज ऐसे ऊपर आ रहे हैं, जब वो वाटर के बाउंड्री तक आएंगे उसके ऊपर क्या है, एयर है, तो एयर के अंदर आने के बाद देयर इज अ चेंज इन मीडियम, नीचे क्या है, वाटर मीडियम दैट इज अ डेंसर मीडियम, ऊपर क्या है, एयर मीडियम जो क्या है, एक रेयरर मीडियम है. So the light rays they will bend away from the north. They bend away from, मतलब पहले ऐसे जा रहे थे बाद में ऐसे जाएंगे, तो ऐसे जा रहे तो आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, मतलब पहले ले मैं इतना था लेट्स से, तो बाद में जब बाहर आओगे तो इतना दिखेगा, बड़ा दिख रहा, राइट. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन के कारण आपको लेमन की साइज बड़ी दिखती है. नाउ रिफ्रैक्शन इज as we discussed now is a traveling of light from one medium to another medium. Whenever there is a change in medium, the light changes its path, and that is called as a refraction, whether it is denser to rarer or rarer to denser. Now same we want to see about the prism. Prism के अंदर refraction कैसे होता है. So what is prism? Prism is a rectangular wedge, right? So here it has the three रिफ्रैक्टिंग साइड्स. ये वाला फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड और ये थर्ड. तो यहाँ पे दिखाया हमने कि देयर इज अ रे पी क्यू जो कि यहाँ से इस पॉइंट से प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा. अगर ये यहाँ से एंटर करेगा तो बाहर एयर मीडियम है, दैट इज अ रेयर मीडियम, अंदर कौन सा है, डेंसर मीडियम. तो डेंसर मीडियम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तो यहाँ पे अगर हमने एक नॉर्मल ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर के तरफ टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर इट विल बेंड, and then it travels in a straight line. Why? Because the medium remains same inside the prism, that is a glass medium. जब वापस यहाँ पे आता है तो अभी वापस से मीडियम क्या होगा, चेंज. अंदर क्या था, डेंसर मीडियम था, बाहर क्या है, बाहर है रेयरर मीडियम, दैट इज एयर मीडियम. अंदर डेंसर, बाहर रेयरर. अगेन दिस डी आर अवे, डॉक्टर अवे, डेंसर टू रेयरर, the ray will bend away from the normal, and hence this is called as a emergent ray, and this angle made by this ray with the normal is called as the angle of emergence. So this is angle of incidence, here it is the angle of emergence. This activity we can perform with the help of a prism and a white sheet and with the help of the pin. तो ये फिक्स करके हम एक्टिविटी क्लास के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ फॉर अ प्रिज्म, अगर एक प्रिज्म है हमारे पास और ये जो ए दिख रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिंग एज. एबीसी इज अ प्रिज्म जिसका हमने रेक्टेंगुलर सरफेस और वी कैन से एज, यहाँ से अगर लाइट को पास किया, पी क्यू इज अ रे ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग इनटू द प्रिज्म. यहाँ पे N1 O is the normal to this prism surface, this surface AB. यहाँ से जब ये enter करेगा, so this will, it will make an angle I, that is angle of incidence, and then it will travel in a straight line. और यहाँ से ये बाहर आएगा, so that is angle of emergence. लेकिन अगर हमने ओरिजिनल रे को अगर बाहर की तरफ एक्सटेंड किया, ये वाला, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली dotted line, so that is the actual path of the original ray. So उसके बीच में का और जो इमर्जेंट रे है उसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, जी पॉइंट पे, तो ये दो डॉटेड लाइन से इसके बीच में का जो एंगल है, सो दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. मतलब वो रे कितने एंगल से क्या हो गया, डेविएट हो गया, राइट. जाना चाहता था इधर, जा कहाँ पे रहा है, यहाँ पे. तो ये दोनों के बीच में जो रे है, this delta, so that angle is called as the angle of deviation. So for a prism it is always true that is angle I, that is angle of incidence plus angle of emergence is always equal to angle A, that is angle of prism plus angle of deviation. This derivation you may learn in the next class, that is standard 11. Right now
we just have to remember this equation, I plus E is equal to A plus delta, right? Okay, so this is about the refracting edges, refracting sides of the prism, refracting surfaces. यहाँ से enter कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, and this angle A is called as a refracting edge or refracting angle of the prism, or simply angle of a prism. Next, dispersion of white light through a prism. सबसे पहले हमें देखना है कि ये डिस्पर्शन क्या होता है। डिस्पर्स मतलब अलग अलग हो जाना, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट मतलब व्हाइट लाइट अलग अलग हो रही है। इसका मतलब क्या है? व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, विबग्योर, जो कि हम रेनबो के अंदर देखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, राइट। तो ये सब जो कलर्स है, ये सब जब इकट्ठा मिक्स करेंगे 7 कलर्स, तो वी विल गेट अ व्हाइट लाइट। बट व्हेन दिस व्हाइट लाइट, लेट्स से व्हाइट लाइट यहाँ से एक प्रिज्म के अंदर पास हो रही है, ठीक है, तो प्रिज्म क्या करेगा? उस लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। लेकिन अभी देयर आर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, राइट, अलग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर फॉर इन टर्म्स ऑफ लाइट। तो ये अलग अलग होता है हर एक कलर के लिए, हर एक चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अलग अलग है। तो जिसके कारण ये हर एक कलर का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो अलग अलग होगा। तो जब व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, कितने कलर्स की? 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, विब, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो दीज आर द 7 कलर्स। तो जब ये 7 कलर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाइट लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट विल एंटर, तो इट गेट्स refracted in terms of 7 color, gets separated in terms of 7 colors, and this is called as a dispersion. मतलब the phenomena of splitting of a ray of white light into its constituent 7 colors is called as dispersion. The splitting of white light into the 7 different colors is called as dispersion of light. तो यहाँ पे ये हर एक कलर क्या हो रहा है? अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है। फिर सेकंड जो सरफेस है, यहाँ पे अभी अंदर क्या है? डेंसर मीडियम, बाहर क्या है? रेयर मीडियम। तो वापस से यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। तो अलग अलग कलर्स का फिर से रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अलग अलग होने के कारण अलग अलग एंगल बनाएंगे, एंड हेंस वी विल बी एबल टू सी 7 डिफरेंट कलर्स क्लियरली। कहाँ पे देखते हैं हम ये 7 कलर्स? रेनबो के टाइम पे, या फिर अगर आपके पास कोई स्केल है, राइट, जो आप कंपास के अंदर यूज करते हो, तो ये स्केल को अगर आपने एक लाइट की तरफ देखा और जहाँ पे ऐसा थिकनेस होता है वहां पे अगर थोड़ा सा इसे घुमा के देखा, तो यू कैन सी 7 डिफरेंट कलर्स। सो देयर आल्सो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन। और कहाँ पे होता है डिस्पर्शन? फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में एक वाटर का स्प्रे है, यू नो, यू आर स्प्रेइंग, यू हैव अ वाटर स्प्रे, मतलब you are just allowing water to pass through small nozzles in terms of small droplets. तो अगर उसको अगर आप देखते हो अपोजिट साइड से, तो sometimes you see there are 7 different colors forming nearby. So this is again because of the dispersion of light. Right? So this is about the dispersion. Now recombination of spectrum of white light. क्या हम ये 7 लाइट जो अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, इनको वापस कंबाइन कर सकते हैं? यस। कैसे? एक प्रिज्म लेंगे, उसमें से लाइट पास करेंगे तो हमें 7 कलर्स मिल रहे हैं। हम क्या करेंगे? दूसरा प्रिज्म लेंगे, लेकिन उसको वैसा ही नहीं रखेंगे जैसे पहले रखा था, हम एग्जैक्टली उसको अपोजिट साइड से रखेंगे। मतलब जो इसका बेस BC था, जो पहले नीचे था, उसको ऊपर करेंगे, और जब ये 7 कलर जो पास हो रहे, मतलब बाहर जब निकलेंगे फर्स्ट वाले प्रिज्म से, उनको जब हम सेकंड प्रिज्म से अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। डिस्पर्शन जो हो रहा था वो वापस से कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे, एंड यू विल गेट अ व्हाइट लाइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ
स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब वापस से हमें व्हाइट लाइट मिलेगी कैसे, अगर सेकंड प्रिज्म यूज किया तो इट विल एक्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू द फर्स्ट प्रिज्म एंड हेंस जो सारे 7 कलर्स है वो वापस से मर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रेनबो। सो यस, रेनबो हमने अभी डिस्कस किया। रेनबो क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर विद और किसके कारण दिखाई देता है? सनलाइट के कारण। जब सन आपके पीछे है सो जनरली उस टाइम पे आपको क्या दिखता है? रेनबो दिखता है। रेनबो सुबह सुबह जनरली नहीं दिखता, कब दिखता है? शाम में दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे सन है लेट्स से और बारिश हो रही है, तो व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स व्हेन द लाइट इट पासेस थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स, तो सबसे पहले क्या आता है कि वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन होगा और सेम टाइम पे डिस्पर्शन भी होगा। रिफ्रैक्ट होके जो 7 कलर है वो डिस्पर्स होके सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद क्या होगा? जो दूसरा सरफेस है यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो ये इस वाले सरफेस पे क्या होगा? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के कारण 7 कलर पहले यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, और जब ये दूसरी सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेकंड बाउंड्री, दिस इज फर्स्ट बाउंड्री, यहाँ पे एयर मीडियम वाटर, यहाँ पे वाटर, हियर एयर, तो यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा? वो सारे कलर्स इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, टोटल इंटरनल जिसको हम बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होने के कारण when the angle of incidence is greater than critical angle, so that causes total internal reflection। तो यहाँ पे ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बाहर नहीं आएंगे, ये क्या हो जाएगा? अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और फिर इस सरफेस पे वो क्या हो जाएंगे? यहाँ से बाहर आएंगे, and you will be able to see 7 colors। So this is how the formation of rainbow takes place, right? क्या होता है रेनबो के फॉर्मेशन में? एक 7 कलर्स मिलते हैं। कैसे? फर्स्ट रिफ्रैक्शन, उसके बाद डिस्पर्शन, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड वापस से रिफ्रैक्शन। सो दिस 4 or 3 combinations, it is the combined effect of refraction, dispersion and total internal reflection. This causes the formation of rainbow, right? Yes, here you can see the rainbow. Now next is about the atmospheric refraction। ये atmospheric refraction किसके कारण होता है? Now refraction तो हमें पता है, what is refraction? When there is a change in medium। लेकिन जरूरी है क्या कि there is always sudden change in the medium? मतलब पहले वाटर था, बाद में तुरंत एयर हो गया, तो that is called as a sudden change in the medium। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि there are hot air, there is a hot air and there is cold air। So you cannot separate, say this is a hot air or this is cold air। So there is a gradual change in the temperature of the air। So and therefore this causes the change in the refractive index of the air। So ऊपर का जो air generated रहता है, so that is a lighter air। लाइटर एयर होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। नीचे का जो होता है वो क्या रहता है? डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट? एंड दिस कॉजेस द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाउ? लेट्स से अगर आपने देखा होगा कि समटाइम्स द कोई ऑब्जेक्ट है और वो उसको आप कहाँ से देख रहे हो? जहाँ पे कहीं पे तो आग लगी है और उसके ऊपर से अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऐसे यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज फ्लिकरिंग और वेवरिंग, एक जगह पे नहीं दिख रहा है। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। क्यों? बिकॉज दैट एयर इज मूविंग एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके कारण उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं उनका पाथ क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एंड that's how you can see that object is either wavering or changing its position। Okay, so that comes under the atmospheric refraction। Next is twinkling of star।
कसं काय झालं? Fine. Tomorrow we'll continue with the same topic. Right? We'll stop now. Thank you. हाय हेलो वेलकम टू परमाणु आई कोच। तो कैसे है बच्चों? यस, तो चलो हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं मेडल्स एंड नॉन मेडल्स। तो आज वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर हमने कल और परसों लिए। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रिकलेक्ट करते हैं हम क्या क्या पढ़ा हमने। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, किसका? मेडल का। फिर हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखे। पूरा ध्यान रखो आप बच्चों, पूरा। आपको मैं पीपीटी भी शेयर करूंगा हमारे ऐप पे, परमाणु आई कोच। आई होप यू लाइक द पीपीटी। बहुत मेहनत जाता है बच्चों बनाने में। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेडल्स पढ़ा, एक्सेप्शन देखे, यूजेस देखे। लेकिन हमने बाद में कंक्लूड क्या किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट sufficient for grouping metals and non-metals. ओके, इसीलिए अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन हमारे सर के ऊपर से जाता है। समझ में नहीं आता सर? तो नहीं, पढ़ाई हो गई है इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो गई। मोर इंटरेस्टिंग, मोर अंडरस्टैंडेबल। आपको अगर बहुत समझ में आ रहा है तो मजा भी आएगा। तो रिएक्शन आपके आजू बाजू में ही है। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो आपको भूल गए। क्यों? क्योंकि आपने कहाँ रिएक्शन होता है, कैसे होता है, देखा ही नहीं। तो आज हम देखेंगे रिएक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो देखो बच्चों, ये जो जंग लगता है ना हमारे आयन को, तो केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन क्या कैसा होता है? फिजिकल रिएक्शन नहीं, फिजिकली प्रॉपर्टीज हम पढ़ा था। फिजिकली क्या होता है कि डायरेक्टली कुछ तो हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन केमिकल रिएक्शन मतलब चेंज होता है, कुछ प्रोडक्ट मिलता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? और जो प्रोडक्ट रहता है ना, अभी आप 10वीं के बच्चे, तो आपको बहुत समझ में आता है प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन क्या है। तो देखो बच्चों, जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसका अगर प्रॉपर्टी हमने चेक किया, तो उसका प्रॉपर्टी जो हमारा पेरेंट रिएक्शन था ना, रिएक्शन उससे पूरा अलग रहता है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब पूरा चेंज हो गया। जो ऑक्साइड बना ना, तो उसमें थोड़ी हार्डनेस है नहीं है, उसमें ब्रिटलनेस है नहीं है। जो भी आयन में था प्रॉपर्टीज, वो अभी आयन के ऑक्साइड में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हो गया। समझ गए बच्चों? मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे? पूरा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अगर हमने कुछ रिएक्शन है हमारा सिंपल, अभी सिंपल क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें नींबू डाला, शक्कर डाला और पिया, तो उसका टेस्ट कैसे लगेगा? उसका टेस्ट आपको बिटर लगेगा? नहीं। या फिर तीखा लगेगा? नहीं। उसका टेस्ट कैसे लगेगा? शुगर का टेस्ट क्या है? स्वीट, वो स्वीट लगेगा। फिर लेमन का स्वीट सोर है, थोड़ा सा मतलब खट्टा रहता है, वो भी हमें लगेगा। पानी का टेस्ट वो भी लगेगा। तो सबका टेस्ट लगेगा हमें कहाँ पे? नींबू पानी में, नींबू के जूस में। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन नहीं है। समझो बच्चों, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो सिंपल मिक्सचर बनाया हमने, कुछ कंपाउंड नहीं है, सिंपल मिक्सचर है। लेकिन इधर करोजन मतलब रिएक्शन हो गया, वो भी केमिकल रिएक्शन, मतलब पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। और जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रॉपर्टी, वो बेसिक जो पहले था ना, उससे पूरा अलग है। तो समझ गए आप केमिकल रिएक्शन क्या है? और केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? तो इधर देखो, केमिकल रिएक्शन वो भी कैसे, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमें।
केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। फिर हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। हम वाटर से रिएक्शन करेंगे, एसिड से करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि क्या है प्रॉपर्टी, कैसा है प्रॉपर्टी हमारे मेटल का। समझ रहे हैं ना आप लोग? यस। तो अभी क्या देखेंगे हम, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल, अभी रिएक्शन क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। यस, ऐसा नो या। तो अभी पहले हम देखेंगे कि क्या होगा जब जब फेरस का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा। तो फेरस कंबाइंस विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर, अभी इधर राइट साइड में कॉपर। तो देखो जो हमारा ये है, अभी मैंने इधर लिखा नहीं, अभी लिख देंगे। जो हमारा फेरस है Fe, तो उसका अगर रिएक्शन हो गया O2, तो क्या बनता है हमारा, यस, Fe2O3। तो अभी इधर बैलेंस करना है, बैलेंसिंग तो आपको आता ही है। इधर हम करेंगे, इधर तो 3 है लेकिन इधर तो अभी इसको उसके एलसीएम आपको तो पता ही है, 3 करेंगे तो इधर 3 हो गया, तो इधर 2 करना पड़ेगा। ये फिर कितना हो गया 4, तो सिंपल है ना, इधर 4 करेंगे। यस, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। समझ रहे ना बच्चों? इक्वल टू साइन भी दे दिया, अभी हो गया पूरा रिएक्शन। तो ये है हमारा, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो ये था पहले फेरस, बहुत चमक रहा था फेरस, लेकिन अभी बन गया काला। तो ये जो कवरिंग है ना, तो ये मतलब क्या है, वो ऑक्साइड बन गया। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड। अभी क्या करेंगे, आपको अगर बोला वो ऑक्साइड निकालो, मतलब जो ऊपर का आयन का है ना, तो पूरा निकालने के लिए बोला, और उसको पानी में डाल दो, क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन बन गया ना उसको हिलाओ, और उसमें रेड लिटमस पेपर लो, डुबा लो, क्या बनेगा, वो ब्लू बनेगा। तो इससे हमें पता चला कि जो मेटल है उसका जो ऑक्साइड है ना, वो बेसिक है, बेसिक इन नेचर है। समझ गए? यस। अभी ये रिएक्शन देखते हैं। फिर कुछ दूसरा रिएक्शन कॉपर का। तो कॉपर हमारे पास है, ये भी हम देखेंगे रिएक्शन। देखो इधर ही है, अभी था हमारे पास कॉपर, उसका रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन से, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यस, तो वो ऑक्सीडेशन है। तो इधर देखो हम सिंपल रिएक्शन दिया पूरा, एक ग्रीन जो दिख रहा है ना आपको, ये पहले था कॉपर, बहुत चमक रहा था, लेकिन अभी बन गया ग्रीन। तो इसका भी रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, कॉपर प्लस वाटर। वाटर मतलब मॉइस्चर जो है ना एटमॉस्फेयर में, वो मॉइस्चर प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसका रिएक्शन हो गया, क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो अभी ध्यान में रखो, अगर एग्जाम में आ गया तो जो ग्रीन मटेरियल रहता है कॉपर के ऊपर क्या रहता है, वो रहता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अभी आपके दिमाग में फिक्स करो, आपको हमारे क्लासेस में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, तो आपका 80% स्टडी इधर ही कवर होगा। आपको इधर उधर किधर जाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ आप हमारा क्लास अच्छे से करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ स्टडी भी करना है तो ओनली 20%, आप सिर्फ नोट्स पढ़ो, हो गए। तो ये है सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, जो रहते अभी दूसरा एक रिएक्शन क्या है, कॉपर का हो गया, फेरस का हो गया। अभी एक और एक रिएक्शन देखिए, कौन सा है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हो गया किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3। अभी देखो जो ऑक्साइड रहते हैं ना मेटल के, वो बेसिक रहते हैं। कैसे? उसका अगर रिएक्शन किया वाटर से, अभी हम एक देखेंगे एग्जांपल। ओके, एक वीडियो देखते चलेगा। ये है हमारी मैग्नीशियम रिबन है, इसको अभी हमने जलाया। जलाने के बाद जो नीचे रहता है ना, नीचे क्या है ये, उसका ऑक्साइड है। अभी उसमें हमने पानी डाल दिया, अभी ये सॉल्यूशन बना, उसमें हमने लिटमस पेपर डाल दिया, तो क्या बन गया? लिटमस पेपर रेड था, ग्रीन बन गया। ओके, समझ गए बच्चों? तो सिर्फ हमने क्या, एक रिबन लिया, उसको जलाया, ये मैग्नीशियम का रिबन था, नीचे गिर गया हमारा ऑक्साइड। अभी कोई भी आप कुछ भी जलाते तो ऑक्साइड बन जाता है। फिर इसमें हमने पानी डाल दिया और रेड लिटमस पेपर डाल दिया, तो हो गया ब्लू। तो ये क्या हो गया, हमें अभी पता चला कि जो मेटल्स है उसके ऑक्साइड क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। क्योंकि अगर उसमें वाटर डाल दिया और लिटमस पेपर डाल दिया तो क्या बनेगा? ब्लू बनेगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो मेटल है उसके जो ऑक्साइड है वो है बेसिक, और जो नॉन मेटल रहते हैं ना, तो उसके ऑक्साइड रहते हैं एसिडिक। ये देखो, ये दूसरा। तो ये जो है, अभी हमारा इतना देर तक हमने देखा एल्यूमिनियम देखा, फिर देखा था हमने कॉपर, फेरस, ये सब मेटल है। और मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा था, उसका बन रहा था बेसिक, मतलब उसका जो ऑक्साइड बन रहा था उसमें हमने पानी डाल दिया, सॉल्यूशन बन रहा था। तो सॉल्यूशन का कौन सा था? वो बेस था। मतलब ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक है। क्या थे वो? मेटल। अभी अगर रिएक्शन किया नॉन मेटल का ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा? तो रिएक्शन एक प्रोसेस है। आपने ये एक में एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया था आपने? आपने एक स्पून लिया था और उसमें डाला था सल्फर, उसको जलाया था, रखा था बिकर में, और क्या बन गया वो बिकर में? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डाल दिया तो बन गया H2SO3। मतलब क्या है? सल्फ्यूरस एसिड बन गया। मतलब क्या है? अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया तो क्या बनेगा? रेड। तो ये एसिड है। तो यही समझ में आता है कि आपको अगर मेटल है तो उसका ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर है, और जो नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ओके, यस। तो कुछ मेटल है जो बेसिक भी नेचर दिखाते हैं और एसिडिक भी दिखाते हैं। तो देखो, हमारे पास कुछ मेटल कौन से? एल्यूमिनियम और जिंक है। तो एल्यूमिनियम अगर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से किया तो क्या बनता है? Al2O3। मतलब क्या है ये Al2O3? हमारा ऑक्साइड है। भी ऑक्साइड को अगर पानी में डाल दिया तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। तो आपको एक पता है बच्चों, अगर एक एसिड है और एक बेस है, एसिड और बेस का अगर रिएक्शन किया तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। समझ रहे हैं आप? तो इधर क्या किया हमने, Al2O3 है ना, वो उसका जो हाइड्रोक्साइड था, ऑक्साइड था, वो एसिड से भी रिएक्ट होता था और बेस से भी रिएक्ट होता था। और क्या बनाता था प्रोडक्ट? सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो बच्चों, अभी आप सोचो कि अगर कोई हमने सॉल्ट और मेटल अगर बन रहा है तो कब बनता है? एक एसिड रहना चाहिए और एक बेस रहना चाहिए। तो अगर हमने एसिड लिया, उसका रिएक्शन बेस से किया तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर कोई बेस है, उसका रिएक्शन एसिड से किया, सॉल्ट एंड वाटर। अगर कोई बेस है और उसका रिएक्शन बेस से किया तो क्या बनेगा? बेस ही बनेगा। और एसिड है, उसका रिएक्शन एसिड से किया तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। लेकिन जो Al2O3 है ना, वो HCl से भी रिएक्ट होता है और NaOH, मतलब बेस से भी रिएक्ट होता है और एसिड से भी, और क्या बनाता है? सॉल्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, HCl से रिएक्ट हो रहा है, इधर Al2O3 और सॉल्ट बना रहा है,
वाटर बना, इसका मतलब क्या, ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। और ये नहीं, इसके साथ रिएक्शन करके जब वो बना रहा है सॉल्ट और वाटर, तो ये एसिडिक नेचर से शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो दो नेचर शो करता है, बेसिक और एसिडिक। इसीलिए इसको नाम क्या दिया, क्योंकि ये ऑक्साइड है, वो एसिडिक भी नेचर शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो इसीलिए इसको नाम दिया है। इसको क्या बोला है, देर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। माइंड में फिक्स कर दो आप बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। Al2O3 जो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिड भी, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। समझ में आ गया? यस। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इधर हमने देखा ऑक्सीजन रिएक्शन, ये भी हमने देखा। और हमने रिएक्शन ऑफ, किसका रिएक्शन था, नॉन मेटल का। तो क्या बना हमारा, H2SO3। क्या है ये, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, तो अभी हम कुछ ये देखेंगे, रिएक्टिविटी। मतलब जितने भी मेटल लिए ना हमने, तो मेटल का रिएक्टिविटी सेम था क्या, क्या डिफरेंस था, ये अभी हम देखेंगे। ओके, तो देखो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम react vigorously with oxygen and catch fire if kept in open. Hence they are stored in kerosene to prevent burning. ये आपको क्वेश्चन पक्का आएगा। क्या बोलेंगे वो, पोटेशियम और सोडियम, why we put potassium or sodium and sodium in kerosene? क्यों बच्चों, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम दे आर वेरी रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं हम मेटल, और जल्दी से रिएक्ट करते हैं। अगर ओपन में है तो जल्दी से उसका राग बन जाता है, उसको छुपा के रखना पड़ता है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं इसलिए उसको छुपा के रखना पड़ता है, किसमें, केरोसिन में, तभी उसका रिएक्शन नहीं होगा। अगर वो ओपन में रखे तो जल्दी से उसको आग लगता है, उस ऑक्सीजन से के साथ रिएक्शन होता है, क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव। तो अभी रिएक्टिव, अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों, अभी जो ये देखा ना हमने, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये सब जो देख रहे हैं ना, क्यों देख रहे हैं हम, उसका हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पता करना है। तो अभी देखेंगे पोटेशियम और सोडियम दे आर वेरी रिएक्टिव। फिर क्या है, फिर देंगे मैग्नीशियम का एग्जांपल। तो अभी देखो मैग्नीशियम तो अपने आप जला नहीं, हमने वीडियो देखा, मैग्नीशियम को उसको मैचेस लगाना पड़ा। तो मैग्नीशियम इज हिटेड, इट बर्न्स विद ब्राइट फ्लेम, वो जलता है एकदम ब्राइट ब्राइट फ्लेम करता है, डायरेक्टली मैग्नीशियम जल गया। लेकिन जो आयन है ना, वो डायरेक्टली जलता नहीं, आयन फाइलिंग लेने पड़ते, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़े ना वो जलाने पड़ते। वो कैसे जलते, आयन इज हीटेड, इट ग्लोज ब्राइटली, वो भी जल जाता है। लेकिन कॉपर है वो जलता नहीं। क्या है, इफ कॉपर इज हीटेड इट डजंट गेट बर्न बट फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। समझ गए आप लोग? तो पहले क्या था, सोडियम और पोटेशियम जल्दी से जल गए। मैग्नीशियम वो डायरेक्टली जला नहीं, उसको जलाना पड़ा। फिर ऑक्सीजन डायरेक्टली जलता नहीं, उसको फाइलिंग्स, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करके जो फाइलिंग्स है ना, उसको जलाना पड़ता है। वो जो कॉपर है वो तो जलता ही नहीं है, अगर जला है तो सिर्फ ब्लैक ब्लैक होता है, तो वो क्या, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और जो सिल्वर है और गोल्ड है, दे डजंट रिएक्ट विथ, सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। इसीलिए हम सिल्वर और गोल्ड का ज्वेलरी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं होते ऑक्सीजन से, कितना भी टेम्परेचर होने दो, कितना भी। इसलिए वो हमें पता है कि सोने को कभी जंग नहीं लगता। ओके, अभी देखो, और ये है कुछ और एक प्रॉपर्टी है इसमें, एनोडाइजिंग बोलते हैं उसको। तो कुछ जो मेटल है ना, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ऑक्साइड बनता है, और जो ऑक्साइड है वो मेटल के ऊपर जमा होता है। लेकिन ये ब्लैक नहीं रहता, मतलब जैसे कि हमने देखा जो हमारा फेरस रहता है ना, आयन, वो गंदा होता है। लेकिन इधर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक है ना, उसका लीड, उसका ऑक्साइड जो रहता है ना, ऊपर ऐसे उसके मिडल के ऊपर कवरिंग बनाता है, वो चमकने लगता है। और वो
that layer prevents further oxidation. बहुत बढ़िया है ना. इसीलिए दे आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग, हम बोलते उसको दे आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग मटेरियल और मेटल्स. अंडरस्टूड. हमने क्या क्या देखा आज? मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज देखी. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा, मेटल का भी देखा, नॉन मेटल का भी देखा, और उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा है, किस पे डिपेंड है देखा. चलेगा? यस, सबको समझ में आ गया? यस. तो अभी हम कल वो देखेंगे, द रिएक्शन विद वाटर, एसिड्स एटसेट्रा. तब तक के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल परमाणु आई कोच एंड डाउनलोड our app, that is Parmanu I Coach, from Play Store. Thank you very, very much. Hi everyone, I welcome every one of you to our Parmanu Institute of Learning, where learning is a great fun. My name is Sachin Raut. I have completed my BTech from College of Engineering Pune and I am mathematics faculty for Parmanu I Coach. So today we are discussing for class 10 CBSE board chapter real numbers. And today is part 3 going on. We are discussing questions based on Euclid's division algorithm and Euclid's division lemma. We already have started the questions based on Euclid's division algorithm to find out the HCF of given two numbers. Okay, so let us move forward. Again and again I am telling that please write proper notes in your separate notebook. If required, pause the video and write down the notes. If you have any doubts in the lecture, go to live chat and ask. This is applicable and you will see this live chat on Parmanu iCoach app. You can solve the assignments on each chapter after you hear the lecture. Please make a separate notebook for it. Solve online test sincerely for each lecture. Okay, आपने क्लास अटेंड करने के बाद खुद प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस वो हो रहा होगा and you can solve the online test. Analyze your result nicely on the app. Okay, so let us discuss what did we see in previous lecture. So last part 2 we have discussed Euclid's division lemma. What was that? If two positive integers a and b are given, so then we get q and r as unique integers satisfying the relation a is equal to bq plus r. Okay, where this r is in between 0 to b. Actually this is nothing but the formula dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, then we discuss Euclid's division algorithm, where we have discussed the series of steps to find out the HCF of given numbers. So today we will discuss question based on Euclid's division algorithm. Let us continue to find out HCF using Euclid's division algorithm. So the next question is, find the HCF highest common factor of 867 and 255 by Euclid's division algorithm. So consider these two positive integers 867 and 255. We are starting with the solution. So step 1, we assume that C is equal to the larger number 867 and the smaller number D equal to 255. Let us apply Euclid's division lemma to 867 and 255. So we will get 867 is equal to 255 into 3 plus 102. So you can check 255 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया तो मैं 867 के पास जाऊंगा. एक्चुअली स्पीकिंग वी हैव टू डिवाइड 867 बाय 255. Okay, so here the division will be 3 and remainder will be 102. Quotient is 3 and remainder is 102. Next step 2,
Now previous step divisor 255 and previous step remainder, we apply Euclid's division lemma to these two numbers. प्रीवियस स्टेप का डिवाइजर और प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर. तो इसमें से जो लार्जर नंबर है 255, इसको 102 से डिवाइड करो. सो नाउ व्हेन वी डिवाइड बाय 102 2 जा 204, so then we get 102 into 2 plus 51 as the remainder. Next again 102 will be our new divisor. This will become dividend and new divisor will become the remainder. So divide by 51 to 102. So it is exactly divisible. 51 to 102. So remainder is 0. Once the remainder is 0, what do? We stop here. This is our last step. So the remainder is 0. So we cannot proceed further. And therefore the divisor in the last step is HCF. So the divisor in the last step was 51. So HCF of 867 and 255 is equal to 51. This is our answer. I hope now Euclid division algorithm is clear to everyone. Let us see, in case if the question is asked like this, find the HCF of 3 numbers using Euclid's division, then how to find out? So it is also very easy. First we will find out HCF of first 2 numbers and then we will find out HCF of third number and the HCF of these two. So let us see the steps. So using Euclid's division algorithm, first let us apply Euclid's division lemma to 96 and 56. So we will get 96 is equal to 51 into 1 plus 40. Okay, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. अभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम स्टॉप नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 56 को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो वी विल गेट 56 as 40 into 1 plus 16. Again remainder is non-zero. So now divide 40 by 16. So we will get 16 to the 32 plus 8 is the remainder. Still remainder is non-zero. So next step, 16 will be divided by 8. Now when we divide 16 by 8, we get 8 to the 16 plus remainder is 0. Here we can stop. Now in this step, the divisor 8 will be HCF of 96 and 56. So 8 is the HCF of 96 and 56. But we have to find out HCF of all 3 numbers. तो पहले दोनों का HCF हमें मिल गया 8. अभी ये जो 8 मिला और तीसरा नंबर 404, इन दोनों का HCF अगर फाइंड करेंगे, so that will be our final answer. So apply Euclid's division algorithm to third number 404 and HCF of first 2 numbers 8. So we will get 404 as 8 into 50 plus 4. यहाँ पे quotient आएगा 50 और remainder is 4. You can actually divide 404 by 8. You will get like this. Then previous step divisor becomes dividend and remainder becomes divisor. Now 8 is completely divisible by 4. So 4 to the 8 and remainder is 0. We stop in this step. So now the divisor in this step is 4 and that will be the HCF of 404 and 8. अभी 404 और 8 का HCF 4 है तो ये जो 4 है ये तीनों नंबर का HCF हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का HCF 8 था and 8 and 404 का HCF 4 है. So that means 4 is the HCF of all 3 numbers. I hope this is clear. So in the Euclid's division lemma, generally people identify both of them as same only. Euclid's division lemma and algorithm are so closely interlinked that people often call former as the division algorithm also. तो दोनों को डिवीजन एल्गोरिदम ही बोल देते हैं लोग. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेमा वर्ड के जगह एल्गोरिदम वर्ड यूज किया जा सकता है. एंड अभी हमने एप्लीकेशन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का पॉजिटिव इंटीजर के लिए देखा. So although Euclid's division algorithm is stated only for positive integers, it can also be extended for all integers except 0. Means it can be extended for all negative integers except for the 0. Okay? लेकिन अभी ये 10th के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए. All right? Now
we will discuss questions on Euclid's division lemma. तो यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिदम पे हमने क्वेश्चन ले लिए, तो वो सारे क्वेश्चन कौन से थे? एचसीएफ फाइंड करने वाले. अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको पता रहना जरूरी है, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करो अभी, एंड प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन. ये अगर क्लियर नहीं होगा तो इसके ऊपर के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो नोट नंबर 1, इफ k is any integer, the first thing, any integer, any even integer is of the form plus minus 2k. so k अगर एक कोई भी इंटीजर है, तो अगर मुझे इवन इंटीजर लिखना है तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 into k. ओके, मतलब अभी k के जगह आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल दो. अगर मैंने 1 डाला तो मुझे प्लस माइनस 2 मिलेगा, 2 डाला तो प्लस माइनस 4 मिलेगा. मुझे सारे इवन इंटीजर्स ही मिलेंगे. यस. एंड इफ यू हैव एनी ऑड इंटीजर, इट इज ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस 2k plus 1 और प्लस माइनस 2k minus 1. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे k का वैल्यू हमने 1 डाला तो प्लस माइनस 3 मिलता है, 2 डाला तो प्लस माइनस 5 मिलता है. सो वी आर गेटिंग ऑड इंटीजर्स. सो ऑड इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 2k plus 1 और 2k minus 1 also. ओके, तो k का वैल्यू 1 डाला तो प्लस माइनस 1, 2 डाला तो प्लस माइनस 3, लाइक दिस वी गेट ऑड इंटीजर्स. सो प्लीज रिमेम्बर, इवन इंटीजर्स वी रिप्रेजेंट बाय 2k, प्लस माइनस साइन भी ले सकते हैं, and odd integer we represent by 2k plus 1 or 2k minus 1. Next, if k is any integer, अगर हमने एक कोई भी नंबर लिया और वो 2 से डिविजिबल है, तो उस नंबर को हम 2 into k टाइम्स लिख सकते हैं. जैसे 8 को लिख सकते हैं 2 into 4, 10 को लिख सकते हैं 2 into 5. मतलब 2 से डिविजिबल जो सारे नंबर्स है, जो कि इवन नंबर्स है, उन सबको हम ऐसे 2k फॉर्मेट में लिख सकते हैं. वो हमने पहले भी देखा है. एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 एंड गिव्स द रिमाइंडर 1, मतलब वो सारे ऑड नंबर्स रहेंगे, एंड दे विल बी 2k plus 1. तो एक्चुअली ये क्या है पता है? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कितना आया? 1. ओके, सो इसीलिए ये ऑड नंबर 2k plus 1 फॉर्मेट के रहेंगे. अभी अगर मैंने कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है. रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है. अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो नंबर 3k इस फॉर्मेट का रहेगा. मतलब फॉर एग्जांपल 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो रिमाइंडर 9 को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 times k, मतलब 3 into 3. ओके, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उस नंबर को हम लिख सकते हैं इन जनरल फॉर्मेट 3k plus 1, और रिमाइंडर 2 आता है तो 3k plus 2. आई होप दिस इज क्लियर. देखो, जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसका डायरेक्ट हम मल्टीपल लिखते हैं 2k, 3k. रिमाइंडर 1 आता है तो उसमें 1 ऐड करेंगे. रिमाइंडर 2 आता है तो उसमें 2 ऐड करेंगे. ओके, वैसे ही समझो, अगर मैंने 4 से डिवाइड किया किसी भी नंबर को, अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो नंबर 4k फॉर्मेट का होगा. इफ रिमाइंडर इज 1, 4k plus 1, रिमाइंडर 2, 4k plus 2, रिमाइंडर 3, 4k plus 3, and so on. We can apply this for all the numbers. Okay, I hope this is clear to everyone. Now let us see the question. So this is our question 1. See what is asked in the question. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. अभी यहाँ k के जगह q लिया, कोई भी लेटर ले सकते हैं अल्फाबेट्स का. So now we have to prove that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. मतलब हमें अभी 6 के मल्टीपल्स के बाद रिमाइंडर 1, 3 और 5 आना चाहिए ऑड नंबर्स के लिए. ठीक है. सो नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इजी. सो जनरली इफ वी टेक a एज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ऐसे दिया है, तो हम b का वैल्यू लेंगे 6. ओके, सो इफ a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर,
लेट अस टेक b as 6. तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा हमारा डिवीजन लेमा था. तो a इक्वल टू 6q प्लस आर. बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम और बाय यूक्लिड्स लेमा वी कैन से a इज इक्वल टू 6q प्लस आर. यहाँ पे कोशेंट और रिमाइंडर के कंडीशंस क्या आएंगे? कोशेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर विल बी either 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5. करेक्ट. 6 से डिवाइड करेंगे तो इनमें से कोई एक रिमाइंडर आएगा. मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 और 6 के बीच में रह सकता है या तो 0 भी रहेगा. ऑल राइट, दिस इज क्लियर. सेकंड स्टेप. ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जो a है हम r के सारे वैल्यूज यहाँ डालेंगे. तो a हम 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, इस फॉर्मेट में हम a को लिख सकते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल पॉसिबल नंबर्स. अभी इसमें से हमें ये तीन चाहिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5. तो 6q प्लस 1 लिया. Now while writing this, I have to try to make it in the form of odd integer. तो odd integer हमने किस फॉर्मेट में लिखे थे? 2k प्लस 1. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 6q प्लस 1 को ऐसे लिखा 2 इंटू 3q प्लस 1, और इस 3q के जगह और एक दूसरा इंटीजर k1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. देखो q ऑलरेडी इंटीजर है, अगर मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा. तो उसके जगह हमने अलग सा एक k1 इंटीजर डाल दिया. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 2k1 प्लस 1. सिमिलरली 6q प्लस 3, इन दोनों में हमने इस 3 को लिखा 2 प्लस 1. तो 6q प्लस 2 जो है इन दोनों में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ बचेगा 2 इन ब्रैकेट 3q प्लस 1 प्लस 1. और देखो q इंटीजर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो इंटीजर आएगा, उसमें 1 ऐड किया तो वो भी इंटीजर आएगा. तो इसके बदले हमने एक दूसरा इंटीजर k2 डाल दिया. सो 2 इंटू k2 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो ऑफ द ऑड फॉर्म. बाद में 6q प्लस 5 को ऐसे ही लिखा प्लस 1, 5 को लिखा 4 प्लस 1. इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला. 3q प्लस 2 के जगह k3 डाल दिया, अनदर इंटीजर. सो ये जो तीनों है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, तीनों के तीनों हम 2k प्लस 1 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. दैट मीन्स दे आर ऑड इंटीजर्स. वी कैन से दैट these three are not exactly divisible by 2. So hence the expressions of the numbers are odd numbers and any odd integer can be expressed in the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. I hope this is clear. तो मतलब 6 से ये जो तीनों है ना, ये हमें 2k plus 1 फॉर्मेट में उनको हमने कन्वर्ट किया, तो इसीलिए वो सारे ऑड रहेंगे. एक कन्वर्जन आपको आना चाहिए. सेकंड, Question 2. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो अभी given integer m है और हमें square of any positive integer वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 के मल्टीपल से 1 से ज्यादा होना चाहिए. ऐसे भी इसको आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, 3m या 3m plus 1 होना चाहिए. So let us see the answer. Once again, यहाँ 3 के मल्टीपल्स है, हमने a को लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b का वैल्यू हमने 3 लिया. तो अभी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ पे a इक्वल्स टू 3q प्लस आर आएगा. q विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर अभी 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा या तो 2 आएगा. दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी इन बिटवीन 0 एंड 3. ओके, सो देयरफॉर वी कैन से नाउ a विल बी इक्वल टू 3q प्लस आर. तो r के जगह आप 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, तो a इक्वल्स टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. अभी हमें चेक करना है कि a जो है स्क्वायर जो है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1. तो हमें इन तीनों का स्क्वायर लेना है. सो इफ आई टेक a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q ब्रैकेट स्क्वायर. सो पहला इसका स्क्वायर 3q प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड 3q प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर आएगा 3q होल स्क्वायर.
So once we take the square, we can write 3q square, 3q plus 1 bracket square. इसको क्या लिख सकते हैं? We can say this is a plus b bracket square. So a square plus b square plus 2ab, a square plus 2ab plus b square. तो यहाँ 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6q इंटू 1 6q, 1 का स्क्वायर 1. यहाँ भी a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 स्क्वायर 4. लाइक दिस वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर. अभी देखो इसको हमें 3m और 3m प्लस 1 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. ये कन्वर्जन अगर आपको आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो बस आसान है. यहाँ पे 3q स्क्वायर है, इसमें से एक 3 को मैं बाहर निकालता हूँ स्क्वायर में से, यहाँ 3 स्क्वायर और q स्क्वायर बचेगा. तो 3 इंटू 3, एक 3 बाहर निकाला और ये 3q स्क्वायर है. इसको लिखा 3 इंटू, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q. ओके, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन निकाला प्लस 1 एज इट इज. इन दोनों टर्म में से फिर से 3 सॉरी हमने क्या किया, इस 4 को लिखा 3 प्लस 1. अभी 3 12 और 9 इन तीनों टर्म में से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. सो लाइक दिस वी हैव टेकन 3 कॉमन. अभी ये जो है 3q स्क्वायर के जगह k1 डाला, इस ब्रैकेट के जगह k2 डाला और इस ब्रैकेट के जगह k3 डाला. ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे q इंटीजर है तो उसका स्क्वायर इंटीजर आएगा, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो भी इंटीजर आएगा, उसमें दूसरे इंटीजर से ऐड किए तो वो भी इंटीजर ही आंसर आएगा. यस, सो देयरफॉर इस पूरे ब्रैकेट के जगह हम दूसरा एक इंटीजर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ 3 अलग अलग इंटीजर्स हमने k1 k2 k3 सब्स्टिट्यूट कर दिए. अभी ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? 3m और 3m प्लस 1. k1 k2 k3 की जगह m भी डाल सकते हैं. वेरिएबल आप कौन सा भी ले लो, अल्फाबेट कौन सा भी ले सकते हैं. सो देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. इसका रियल लाइफ में क्या आता है देखो, समझो मैंने 2 का स्क्वायर लिया तो मुझे 2 का स्क्वायर कितना मिलता है? 4. अभी 4 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1. बाद में देखो, समझो हमने 3 का स्क्वायर लिया 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ये या तो 3 से डिविजिबल होगा या 3 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर आएगा. ओके, तो आपको ऐसे इससे पता चल जाता है कि सारे जो स्क्वायर नंबर्स है वो सारे 3 से या तो डिविजिबल है या तो 3 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर देते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8. ओके, तो अभी क्यूब हमें फाइंड करना है और यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स है. तो देखो सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग हमने 3b को 3 ही लिया क्योंकि 3 के मल्टीपल जो है उसका एक्चुअली क्यूब लेने के बाद वहां पे 9 क्रिएट हो ही जाता है, इसीलिए हमने b का वैल्यू 3 लिया. तो अभी देखो a इक्वल्स टू 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 आएगा और वहां अभी हमें सेपरेट 3 केसेस अलग अलग सॉल्व करने हैं. a इक्वल टू 3q का पहला केस, 3q प्लस 1 का दूसरा केस और 3q प्लस 2 का तीसरा केस. अभी इन दोनों का क्यूब लिया तो a क्यूब विल बी 3q ब्रैकेट क्यूब, इसका क्यूब आएगा 27q क्यूब. अभी इसमें से मैंने 9 कॉमन निकाला तो यहाँ आएगा 3q क्यूब और 3q क्यूब के जगह दूसरा एक इंटीजर m सब्स्टिट्यूट कर दिया. देखो, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इक्वल्स टू 3q क्यूब, इसके जगह m डाल दिया. देखो ऑलरेडी q एक इंटीजर है ही तो उसका क्यूब भी इंटीजर आएगा और उसका मल्टीपल 3 मल्टीप्लाई 3 से किया तो वो भी इंटीजर आएगा. तो इस सारे की जगह एक ही इंटीजर हमने m डाल दिया. ओके, अभी इसका क्यूब ले लो. तो इसका क्यूब लेते वक्त हमें a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है. वो आता है
a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो यहाँ उसे आंसर आया। इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन निकाला, यहाँ +1 आया, इसके जगह पूरा m डाल दिया, सो वी गेट 9m + 1। इसका होल क्यूब ले लो, फिर से क्यूब लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आया, तीनों टर्म में से 9 कॉमन निकाला, इसके जगह m डाला, तो हमें 9m + 8 ए फॉर्मेट मिला। ओके, मतलब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी भी नंबर के क्यूब को 9 से डिवाइड किया तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 8 आएगा। इन तीनों में से कोई एक रिमाइंडर मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू डाउनलोड अवर परमाणु iCoach ऐप, क्योंकि अभी हर एक लेक्चर के बाद हम इसके ऊपर ऑनलाइन असाइनमेंट्स डालेंगे और ऑनलाइन टेस्ट डालेंगे, वो आप सॉल्व करेंगे तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा। देन in this app you will get all organized study material, all the notes are there, question papers are there, solution at one place, online test, online assignments for practice, announcements. If you register for the course you will get all announcement, smart attendance will be taken, live chat, आपको कभी भी डाउट आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या तो यहाँ पे सीधा लाइव चैट है उसमें आप पूछ सकते हैं। Okay, so I hope you have enjoyed today's lecture. Please like this lecture. ये like बटन पे क्लिक करो, subscribe to our YouTube channel परमाणु iCoach. Please click on the bell icon ताकि आपको सारे updates मिलते रहेंगे, and share this to as many needy students as possible. Okay, thank you all very much.